2006 में ओपेल इंडिया को छोड़कर गई, 2017 में फिएट, 2019 में मित्सुबिशी और 2020 में फोर्ड ने भी इंडिया के अंदर गाड़ियां बनाना बंद कर दिया। और अब इसके बाद हमें ये देखने को मिला है कि ये जितनी भी कार कंपनीज इंडिया को छोड़कर गई थी, इन्होंने आज तक भी इंडियन मार्केट में दोबारा मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन ये ट्रेंड अब बदलने वाला है, क्योंकि भारत को छोड़कर गई कंपनीज में से सबसे बड़ी कंपनी अब वापस आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार एशिया चैनल पर। मैं हूँ अभिषेक। जी हाँ, फोर्ड वापस आने वाली है और इसका पता चलता है उनकी न्यू फोर्ड मॉडल एंडेवर की इंडियन मार्केट में पेटेंट फाइलिंग से। इसके अलावा फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट से पिछले 3 से 4 दिनों में अपने चेन्नई बेस्ड प्लांट के लिए बहुत सारी जॉब ओपनिंग पोस्ट करी हैं, जिनमें से कई तरह की इंजीनियरिंग पोस्ट से लेकर मैनेजमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट तक की पोस्ट शामिल है। इतना ही नहीं, ऑटो कार इंडिया ने भी इस खबर को कंफर्म करते हुए बताया है कि फोर्ड के कमबैक का कंफर्मेशन उनको अपने इंटरनल सोर्स से भी मिला है और ये भी माना जा रहा है कि फोर्ड एंडेवर इसी साल शायद से इंडियन रोड्स पर भी चलने लग जाए। अभी एक बहुत अच्छी ज़्यादा खबर है और मैं भी पर्सनली इस खबर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन ये न्यूज़ ना एक सवाल खड़े करती है, जैसे ही अगर इनको 3 साल बाद वापस लौटना ही था तो वो फोर्ड इंडिया को छोड़कर गई ही क्यों थी एट फर्स्ट प्लेस। और अब अगर वापस आ रहे हैं तो क्या ये भारत में कामयाब हो पाएंगे, और फोर्ड को एंडेवर के अलावा इंडिया के अंदर कौन कौन सी गाड़ियाँ लेकर आनी चाहिए ताकि वो कामयाब हो पाए इस मार्केट के अंदर। ऐसे ही सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना बिना कहीं से स्किप करते हुए। लेकिन उससे पहले प्लीज़ कंसीडरिंग सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप में से सिर्फ 1.7% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार, फोर्ड के इंडिया में वापसी करने के रीजंस को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वो आखिर यहाँ से गए क्यों थे, क्योंकि ये दोनों ही बातें ना आपस में लिंक्ड हैं। तो यार, फोर्ड के इंडिया में फेल होने के पीछे कुछ रीजंस को माना जाता है, जिसमें पहला तो ये माना जाता है कि जो फोर्ड इंडिया की प्रोडक्ट प्लानिंग थी वो काफ़ी कंफ्यूज सी दिखाई देती थी। जैसे कि मिड 2010 तक की जो एसयूवी मार्केट थी वो लगातार उसमें डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा था कि जो फोर्ड है उसके पास सिर्फ एक ही मास मार्केट एसयूवी थी, यानी कि इको स्पोर्ट। और इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग क्रेटा एंड एसयूवी 500 राइवल, फोर्ड का पूरा ध्यान अपनी छोटी कार पर था, यानी कि फिगो और एस्पायर पर। और ये देखने में ऐसा लगता है कि शायद फोर्ड जो है मारुति से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब बताओ, ऐसा भला हो सकता है? इसके अलावा एक ये रीज़न भी था कि जो फोर्ड है ना वो अपनी गाड़ियों को टाइम पर अपग्रेड नहीं कर रही थी, खासकर इको स्पोर्ट को, जो उनकी काफ़ी लंबे समय तक बेस्ट सेलिंग कार थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गाड़ी को एक फेसलिफ्ट के साथ कई सालों तक चला के रखा। और मेरा मानना है कि अगर वो इस गाड़ी की नई जनरेशन लेकर आते ना तो उनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और टॉप सेलिंग कार्स में आ जाती अपनी कैटेगरी के अंदर। अब ये जो फेस लिफ्ट वाला सीन था ये तो था, साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता था कि जो फोर्ड थे ना वो हमेशा गलत जगह पर कॉस्ट कटिंग करते थे। अब यही सब रीज़न थे ना उसी की वजह से फोर्ड की जो एनुअल सेल्स थी ना वो लगातार गिरती चली गई। और भारत को छोड़कर जाने से ठीक 1 साल पहले, यानी कि 2020 में फोर्ड के पूरे साल की सेल्स सिर्फ 66,500 कार्स के आसपास की कुछ थी। लेकिन एक मिनट, ये उतनी ज़्यादा भी ख़राब सेल्स नहीं लगती है ना। तो चलो कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसे रेनो ने 2020 में 80,000 गाड़ियाँ बेची थीं और होंडा ने 2021 में 89,000 कार्स, और ये फोर्ड के 66,000 वाले नंबर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। एक्चुअली में वो काफ़ी अच्छे भी हैं, क्योंकि अगर आप इन कार सेल्स की बात अलग कंपनियों से करेंगे तो इंडिया में ऑपरेट कर रही जो कंपनियां हैं तो आपको रियलाइज़ होगा ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि निसान ने 2021 में सिर्फ 36,000 यूनिट्स बेची थी इंडिया के अंदर। इसी तरीके से जीप ने 2021 में 12,000 यूनिट्स बेची थी और 2022 में भी सिर्फ 9,000 यूनिट्स ही बेची हैं। अब ये देखने में समझ में आता है कि ये कार कंपनीज अगर इतनी कम यूनिट्स बेचकर भी इंडिया में सर्वाइव कर पा रही हैं तो फोर्ड क्यों नहीं कर पाई? तो दरअसल फोर्ड की सेल थी ना वो डायरेक्टली रीज़न नहीं था भारत को छोड़ के चले जाने की वजह से। एक्चुअली उसके पीछे जो रीज़न था वो फोर्ड के बेइंतहा खर्चे थे, और वो खर्चे जो आते थे वो थे फोर्ड के सानन प्लांट से। वो कैसे, चलो बताता हूँ आपको। जब फोर्ड ने 2011 में फिगो को लॉन्च करा और अपनी पहली बार किसी गाड़ी को इतना ज़्यादा कामयाब होते हुए देखा तो फोर्ड काफ़ी ज़्यादा पंप हो गए। और ये पंप उनको इस फोरकास्ट से भी मिला कि आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट 7 मिलियन कार्स तक ग्रो होने वाली है। तो फिर क्या था, फोर्ड ने सोचा कि उनको इंडिया के अंदर एक और प्लांट की ज़रूरत है और उन्होंने डिसाइड करा कि वो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्लांट बनाएंगे जो आने वाली फ्यूचर डिमांड को मीट कर सके। और इसके लिए फोर्ड ने उस टाइम पर $1 बिलियन का बजट रखा इस प्लांट को बनाने के लिए, जो कि काफ़ी बड़ा था।
एक्चुअली जैसे कि कोई फोर्ड ने ये प्लांट 9 गेल फोर्स रेटिंग के साथ बनाया था, और ये जो गेल फोर्स रेटिंग होती है ना, ये नापती है बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को अगेंस्ट रियली फास्ट फंड्स। और गेल लाइन का मतलब तो ये था कि फोर्ड ने अपने इंडिया वाले प्लांट को ऐसा बनाया था जैसे वो अमेरिकन टॉर्नेडोज़ को झेलने के लिए बनाया गया हो। लेकिन देखा जाए तो इंडिया के अंदर इतनी तेज़ हवाएं तो चलती नहीं है टॉर्नेडो टाइप। इसके अलावा उन्होंने जो ख़रीदा था गोल्फ लिफ्ट, वो अपने प्लांट के लिए माना जाता है कि बाकी ब्रांड्स के मुकाबले 6 से 7 गुना महंगी थी। और जो फोल्क लिफ्ट्स होती है ना, प्लांट के अंदर भारी मात्रा में इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से अगर उसकी कॉस्टिंग पर ध्यान ना दिया जाए तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चलो मान लिया जाए कि ये सारी की सारी सॉर्ट ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स ही थी, लेकिन फोर्ड ने इससे भी बड़ा और एक रिकरिंग खर्चा कर रखा था, वो था स्टाफ का। माना यह जाता है कि फोर्ड की एवरेज एम्प्लॉय कास्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि 10 लाख रुपए पर एनम पर एम्प्लॉय, जो कि बाकी कार कंपनी से काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पर टाटा और महिंद्रा जैसे कंपनी 6 से 7 लाख पर एम्प्लॉय पर खर्च कर रहे थे एक साल के अंदर। और इसीलिए फोर्ड को सिर्फ इस प्लांट की रनिंग कॉस्ट तक भी निकालनी मुश्किल हो रही थी, और इस रनिंग कॉस्ट को निकालने के लिए उनको हर साल 1 लाख कार प्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी, और इतनी सेल्स तो उन्होंने इंडिया के अंदर आज तक करी ही नहीं थी। तो वो उस अकेले प्लांट से इतनी ज़्यादा सेल्स कैसे कर सकते थे। और प्रॉफिटेबिलिटी की तो बात ही भूल जाओ, मैं तो सिर्फ यहाँ पे रनिंग कॉस्ट निकालने की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए यही सारे रीजंस बने जिनकी वजह से फोर्ड को सानंद प्लांट बनने के बाद करीब $2 बिलियन का ऑपरेटिंग लॉस हुआ फोर्ड को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उन्होंने भारत से जाने का फैसला किया। लेकिन सानंद प्लांट फोर्ड के लिए सरदर्द बन गया था, इसलिए फोर्ड भारत से जाने के बाद सानंद प्लांट को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे थे, और जैसे ही मौका मिला उन्होंने टाटा प्लांट को बेच डाला, और यहीं से फोर्ड का एक सबसे बड़ा बर्डन कम हो गया। लेकिन देखने को ये मिला कि फोर्ड अपने दूसरे प्लांट यानी तमिलनाडु वाले प्लांट को भी बेचना चाह रहे थे, और लगातार कई ब्रांड्स के साथ उनकी बात भी चल रही थी, जैसे महिंद्रा, GSW और विनफास्ट। लेकिन लगातार हर एक प्लांट को वो मना करते चले गए, और अब हम लोग ये जान ही रहे हैं कि वो क्यों मना कर रहे थे बेचने के लिए, क्योंकि उनको वापस आना था इसीलिए। लेकिन सवाल अब ये है कि उनको वापस आना ही क्यों था भारत में। मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2-3 रीज़न है फोर्ड के वापस भारत में आने के। पहला रीज़न है फोर्ड के भारत में ब्रांड वैल्यू, जो उसके जाने के बाद भी बढ़ता चला गया, और ये हमारी पुरानी आदत है, और वो है कि जब कोई ब्रांड हमारे देश में ऑपरेट कर रहा होता है तो हम उसे पूछते भी नहीं हैं, और जब वो चला जाता है तो अब हम उसे लीजेंडरी बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फोर्ड की इंडेवर और इको स्पोर्ट के साथ हुआ, और इन गाड़ियों के ऊपर जैसे ही कोई वीडियो डालता है उनके लाखों में व्यूज़ आते हैं। खैर, फोर्ड की मार्केट में एक अच्छी वैल्यू आज भी है। जैसे अगर आप यूज्ड कार मार्केट को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन कार्स की डिमांड कंपनी जाने के बाद भी अच्छी है। वही इंडेवर और इको स्पोर्ट की डिमांड अलग ही लेवल पर चल रही है, और यही दीवानगी फोर्ड को भी दिखाई देती है, और इसीलिए सबसे पहले वो अपना तुरुप का इक्का यानी इंडेवर को लॉन्च करेंगे। ये गाड़ी फॉर्च्यूनर को बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देने वाली है। साल 2024 तक हो सकता है ये आपको गाड़ी बुकिंग के लिए भी शुरू कर दिया जाए, या 2025 तक आपको मिल जाएगी, क्योंकि फिर चाहे इसका लुक हो, बिल्ट हो, या इंजन हो, या राइड क्वालिटी, या फिर इंटीरियर, सब कुछ फॉर्च्यूनर से बेटर है। भारत में ही नहीं, इंटरनेशनली लोग भी इस बात से एग्री करते हैं, और डेफिनेटली मेरा मानना यही है कि ये फॉर्च्यूनर का बहुत बड़ा शेयर लेने वाली है। आपको क्या लगता है, फॉर्च्यूनर को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं सेल्स के मामले में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।